हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दीर्घ उत्तरीय, जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों हमें लगभग 250 शब्दों में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लिया है, मध्य प्रदेश की पुरातात्विक विरासत पर सामान्य जानकारी प्रस्तुत करें। तो उत्तर में रहेगा, भारत का प्राचीनतम भाग मध्य प्रदेश का इतिहास भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्राचीन है। यहाँ मानव की लंबी विकास यात्रा के पदचिन्ह सर्वत्र बिखरे दिखाई देते हैं। पृथ्वी के गर्भ में समाये थे पुरातात्विक साक्ष्य शनैः शनैः पृथ्वी का सीना चीर कर अपनी ऐतिहासिक गाथा को बयां करते हैं। और मध्य प्रदेश की प्रमुख पुरातात्विक स्थल निम्न प्रकार से हैं। पहला है डांगवाला। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का यह अनुपम उदाहरण उज्जैन से 33 किलोमीटर दूर डांगवाला है। यहाँ लगभग 2000 ईसा पूर्व से परमार काल तक के सांस्कृतिक सोपानों का उत्खनन वर्ष 1979 से प्रारंभ हुआ। यहाँ एक टीले के उत्खनन से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का लगभग 7 मीटर स्थूल भंडार प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त मृतभांड, कप, तस्तरी, जिन पर ज्यामितीय एवं पशुओं के अंग चित्रित किए गए हैं। दूसरा है भीमबेटका। रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में प्रागैतिहासिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं आदि मानवों की कलात्मक अभिरुचि को अभिव्यक्त करती हैं, जो उस काल के पशु पक्षियों के शिकार, नृत्य, संगीत एवं पारिवारिक जीवन के विभिन्न दृश्यों को उजागर करती हैं। तीसरा है एरण। एरण सागर से 47 मील उत्तर पश्चिम की ओर बीना नदी के तट पर स्थित एरण एक प्राचीनतम ग्रंथों से नाम एरिकन प्राप्त होता है। यहाँ 1960-61 में प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ कभी गुप्त वंश का साम्राज्य था। यहाँ गुप्तकालीन कई अभिलेख एवं स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है कायथा। कायथा यह मध्य प्रदेश की पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती कहलाती है, जिसका काल 1015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक रहा। तो दोस्तों यहाँ ये 2015 लिखा है, यहाँ पे सुधार कर लें, ये 1015 है, गलती से टाइप हो गया है। तो 1015 से 1380 ईसा पूर्व तक रहा। और यहाँ तांबे एवं मिट्टी से बनी पशु आकृतियाँ 29 कंकड़, एक छेनी एवं 2 कुल्हाड़ियाँ तांबे की बनी हुई प्राप्त होती हैं। यहाँ लाल रंग के मृतभांड, जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए हैं। अगला है नाबदा टोली। नाबदा टोली से 1600 ईसा पूर्व से 1440 ईसा पूर्व के ताम्र पाषाणकालीन स्तर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से लाल काले मृतभांड, गेहूं, चना, मसूर की खेती, प्लास्टर जैसे चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, तांबे एवं पत्थर के औजार तथा विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है बेशनगर। बेशनगर यहाँ से 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य का ताम्र पाषाण युगीन स्तर का पुरातात्विक वैभव प्राप्त हुआ है। यहाँ सर्वप्रथम 1910 ईसा में श्री H.S. लेक के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ के उत्खनन से मौर्य अथवा पूर्व मौर्य काल की नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। अगला है इंद्रगढ़। मंदसौर जिले में स्थित इंद्रगढ़ नामक स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रकूट क्षत्रप के शासन में एक स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है और उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांच और मिट्टी की मणि, कांच और हाथी दांत की चूड़ियाँ, तांबे के पुराने सिक्के एवं कटारें आदि विपुलता में प्राप्त हुई हैं। अगला है आदमगढ़। आदमगढ़ की विश्वविख्यात चित्रशैलकृत गुफाएं नर्मदापुरम नगर की बाहरी सीमा पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित हैं। यहाँ 1960-61 में श्री R.V. जोशी एवं M.D. खरे के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। और इस उत्खनन में सबसे प्राचीन औजार पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, बिदारणी, अंडेल, चक्रिक उपकरण, खुरचनी, शुल्क एवं कोड प्राप्त हुए हैं। अगला है आवरा। मंदसौर जिले से
मंदसौर जिले के चंद्रवासा नगर में 6 मील दूर आवरा ग्राम में मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा 1960-61 में डॉक्टर H.V. त्रिवेदी के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ से ताम्र एवं पाषाण युगीन औजार, जली मकान, ईंटों के मकान जिसमें तांबा और लोहे का प्रयोग मिलता है, प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश की इन पुरातात्विक धरोहर के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के आवरा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, जबलपुर और भिंड आदि जिलों से उत्खनन से 30 स्थल प्राप्त हुए। यहाँ ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित मृतभांड, लघु पाषाण औजार और साज सामान आदि सामग्री प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश की पुरातात्विक विरासत मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से निकलकर प्रदेश एवं देश को पुरातात्विक वैभव से परिचित करा रही हैं तथा हमें यह भान करा रही हैं कि मध्य प्रदेश कितनी विशाल संस्कृति को अपने गर्त में समाहित किए है और जिसके पूर्ण रूप से बाहर आने पर राज्य के नाम देश में सिरमौर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन प्रमुख राजवंशों का वर्णन करो जिनका मध्य प्रदेश की भूमि से अभिन्न संबंध बना रहा। तो आंसर रहेगा दोस्तों इसका, महाजनपद काल के उपरांत भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित किए। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख राजवंशों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है मौर्य वंश। मौर्य वंश ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अर्थशास्त्र के अनुसार इस युग के सूती कपड़े निर्मित करने वाले केंद्रों में अवंती राज्य का महिष्मती भी सम्मिलित था। मौर्य युगीन सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अनेक शिलालेख मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं, जैसे गुर्जरा जो कि दतिया जिले के छोटा सा भूभाग है, पनगुड़रिया जो सीहोर जिले का एक भाग है, रूपनाथ जबलपुर जिले के सीहोर तहसील का एक गांव, सारोमारो जो शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग है। मौर्य युग के अनेक व्यापारिक मार्ग मध्य प्रदेश होकर गुजरते थे। इससे प्रमाणित होता है कि मध्य प्रदेश में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था कायम थी। अगला है गुप्त वंश। प्रयाग प्रशस्ति अनुसार गुप्तवंशी प्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने महाकांतर, महाकौशल एवं बैतूल क्षेत्र को जीता था। नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र गुप्तों के अधीन थे और गुप्तों ने शिगबा के मंदिरों और उदयगिरी के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐरण, विदिशा, त्रिपुरी, शिवनी, उज्जैनी, बैतूल, जबलपुर से प्राप्त सिक्के और अवशेष इसी के प्रमाण हैं। बाणभट्ट की कादम्बरी के अनुसार हर्षवर्धन विंध्य एवं नर्मदा के उत्तर का स्वामी था। अगला है सातवाहन वंश। तो उज्जैन, देवास, त्रिपुरी आदि से प्राप्त सातवाहन वंश के सिक्के एवं सातवाहनशीय शासक सातकर्णी द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य मध्य प्रदेश की भूमि पर इनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची के दक्षिणी तोरण के शिलालेख पर किया गया है। अगला है तोमर वंश। 14वीं सदी में वीर सिंह तोमर ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की और इस वंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर में एक मजबूत किले, जिसे किलों का जिब्राल्टर कहते हैं, का निर्माण करवाया। होलकर वंश। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने 1732 ईसा में इंदौर की राजधानी बनाया, इंदौर को राजधानी बनाया और बाद में रानी अहिल्याबाई ने शासन की बागडोर संभाली थी। परमार वंश। परमार वंश का प्रमुख शासक भोज एवं राजधानी धार थी। राजा भोज ने भोजताल भोपाल में एवं सरस्वती मंदिर धार आदि का निर्माण कराया था। इसी वंश के राजा जयसिंह को पराजित कर गुजरात के शासक चालुक्य भीम प्रथम एवं कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के संग ने मालवा पर अधिकार कर लिया। शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक था तथा इस वंश के 5वें शासक भागभद्र के काल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। अगला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश। इस वंश के संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है तथा कलचुरियों ने 550 ईसा से लेकर 1740 ईसा तक महिष्मती
एवं त्रिपुरी पर शासन किया था। कालांतर में कलचुरी वंश के शासकों ने त्रिपुरी जबलपुर में को अपना राजधानी बनाकर शासन किया। वाकाटक वंश। पुराण स्पष्ट करते हैं कि विद्या शक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इसके साक्ष्य व्याघ्रराज के नचना कोठार, सतना एवं गज अभिलेख पन्ना से भी प्राप्त होते हैं। नागवंश। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार 3री-4वीं सदी में नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। शक क्षत्रप वंश। तो शक क्षत्रप वंश के अजेश एवं भोअस राजाओं के कुछ सिक्के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए, जो स्पष्ट करते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मालवा के कुछ क्षेत्र शकों के अधिकार में थे। गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस वंश के प्रसिद्ध शासक नागभट्ट प्रथम ने उज्जैनी पर शासन किया था। इसने अरबों के भारत आक्रमण को विफल किया था। उपरोक्त वंशों के अलावा राष्ट्रकूट वंश, शुंग, कुषाण काल के अस्तित्व मध्य प्रदेश की धरा पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में हमें पुस्तकों, पुराणों आदि से जानकारी मिलती है। वहीं पुरातत्व विभाग भी अन्वेषण कार्य में पीछे नहीं, और मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के महत्वपूर्ण प्रयासों से ही जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या हो रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण छवि स्पष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लोक भाषाओं का वर्णन कीजिए। तो जिस प्रकार भवन निर्माण में ईंट का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में भाषा का महत्व होता है। इसी भाषा के दो रूप हैं, एक रूप राष्ट्रभाषा और दूसरा रूप लोक भाषा, जो कि राष्ट्रभाषा का निर्माण करती है। साथ ही यही लोक भाषा है जिसे बोली भी कहा जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में लगभग 8 बोलियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती, जो कि इस प्रकार है। बुंदेलखंडी। भारतीय अर्थ भाषा परिवार के अंतर्गत शौर सैनी अपभ्रंश से जन्मी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली बुंदेली है। इसी का नाम बुंदेलखंडी भी है। यह नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। बुंदेली भाषा का क्षेत्र विस्तार बड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा, गुना, शिवपुरी, मुरैना, रायसेन, बालाघाट आदि। तो बुंदेली बोली साहित्य रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। भारतीय शासकों में चंदेल शासकों के काल में बुंदेली निरंतर विकसित होती रही है। बुंदेलखंड के नरेशों में ताम्रपत्रों, सनदों और पत्रों से स्पष्ट है कि बुंदेली यहाँ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। जगनिक, केशव, पद्माकर, गंगाधर व्यास और ईसुरी जैसे श्रेष्ठ कवियों ने बुंदेली को समृद्धि प्रदान की है। अगली बोली है बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली बघेली है। भाषाविदों का आग्रह उसे अवधि को एक उपबोली मानने का रहा है, पर लोकमत इसे स्वतंत्र बोली ही मानता है। 12वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव ने बघेल राज्य की नींव डाली थी, इसीलिए इस क्षेत्र बघेलखंड और यहाँ की बोली जाने वाली बोली का नामकरण बघेली हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया बघेलखंडी व बघेली बोली जाती है। बघेली को साहित्य रचना की दृष्टि से बघेलखंड में विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला है। फुटकर रूप से साहित्य अवश्य रचा गया है। महाराज विश्वनाथ सिंह की परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश जैसी रचनाओं में अतिरिक्त बघेली के कुछ लोकगीतों और लोक कथाओं का संग्रह भी बघेली में हुआ है। अगली है मालवी। सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी के राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोली मालवी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा है। इंदौर, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र की बोली का नाम मालवी है। इस बोली की सीमाएं पश्चिम में प्रतापगढ़, रतलाम, दक्षिण पश्चिम में इंदौर, दक्षिण पूर्व में भोपाल और होशंगाबाद का
पश्चिमी भाग उत्तर पूर्व में गुना, उत्तर पश्चिम में नीमच और उत्तर में राजस्थान के कोटा, झालावाड़, टोंक एवं चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों तक विस्तृत है। शुद्ध मालवी का क्षेत्र मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर और उज्जैन जिलों में है, जबकि होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में कुछ मालवी बोलन वाले रहे। अगली भाषा है निमाड़ी। निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, बड़वानी जिले की बोली है। इसके उत्तर में मालवी, दक्षिण पश्चिम में मराठी, पूर्व में मालवी और बुंदेली का भूभाग है और निमाड़ी की पश्चिमी सीमा पर भीली क्षेत्र है। इसके अंतर्गत खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर जिले आते हैं। निमाड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और डॉक्टर पियर्सन इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, जबकि डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी की एक बोली माना है। निमाड़ी बोली के कुछ उपरूप भी हैं जो वस्तुतः स्थानगत जातिगत रूप से हैं और इस दृष्टि से निमाड़ी के उत्तर क्षेत्र में मालवी बोली का मिश्रण, उत्तर पूर्वी में बुंदेली का मिश्रण था। अगली भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी तत्सम एवं तद्भव शब्दों की देन है जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर व ग्वालियर में बोली जाती है। कोरकू यह जनजातीय स्थानीय भाषा का एक रूप है जो कि जनजातीय बहुल जिलों में बोली जाती है, जिसमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन आदि आते हैं। भील जनजाति की बोली को भीली बोली कहते हैं। इसमें रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर जिले आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की भील जाति निवास करती है। अगली है गोंडी। तो यह जनजातीय बोली है जो कि गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसके प्रमुख जिले हैं छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद। तो भाषा उपरोक्त 8 बोलियों के विश्लेषण के बाद यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में जो राष्ट्रभाषा रूपी वृक्ष तैयार हुआ है उसकी 8 शाखाएं हृदय प्रदेश से ही बनी हैं और ये 8 शाखाएं जो कि बोली रूपी हैं निर्माण के क्षेत्र में अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इनका स्वरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में झलकता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं अथवा गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल से तात्पर्य उस काल से जो सभी कालों से अधिक गौरवपूर्ण, श्रेष्ठ तथा ऐश्वर्यवान रहा है। गुप्त काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, साहित्य सहित प्रत्येक क्षेत्र में असीमित उन्नति हुई, इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल स्वर्ण काल था, इसे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। महान सम्राटों का काल। तो गुप्त वंश में एक के बाद एक अनेक योग्य, पराक्रमी, साम्राज्यवादी, दूरदर्शी शासकों ने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा गुप्त काल को स्वर्ण काल बनाने में सहयोग दिया। गुप्त वंशीय प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत से न केवल शकों को अस्तित्व को समाप्त किया बल्कि भारत को पूर्ण राजनीतिक एकता प्रदान की। कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र तथा हूणों को परास्त कर भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। दूसरा है राजनीतिक एकता का काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। गुप्त सम्राटों ने इस छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर राजनीतिक एकता की स्थापना की तथा भारत को पुनः अखंड एवं सबल राष्ट्र की स्थिति में स्थापित किया। उन्होंने भारत को बाह्य आक्रमणों का सामना करने योग्य बनाकर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। तीसरा आदर्श शासन व्यवस्था का काल। तो गुप्त सम्राटों की शासन व्यवस्था आदर्शमयी तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित थी। इस प्रकार सम्राटों ने कुशल प्रशासन व्यवस्था से देश में शांति की स्थापना की, क्योंकि शांति व सुव्यवस्था के वातावरण में व्यापार का तेजी से विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता का काल। तो यद्यपि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्मावलंबी थे, लेकिन इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए सभी धर्मों को
पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। वैष्णव होते हुए भी सम्राटों ने राजकीय पद सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल रखे थे। इन्होंने अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया तथा बौद्ध मठों तथा विहारों के निर्माण हेतु राजकीय सहायता प्रदान की। आर्थिक संपन्नता का काल। तो गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न था। गुप्त काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था, क्योंकि गुप्त शासकों ने कृषि के विकास का पर्याप्त ध्यान दिया तथा सिंचाई का उचित प्रबंधन किया। शासन की स्थिरता, प्रशासन की कार्यकुशलता, गुप्त शासकों के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप गुप्त काल में व्यापार व वाणिज्य का तेजी से विकास हुआ। गुप्त काल में भारत के अनेक देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और इस समय पाटलिपुत्र, भड़ोच, वैशाली, कौशाम्बी तथा मथुरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ, जो इसकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। छठवां है साहित्य उन्नति का काल। तो गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का काल था। गुप्त काल या गुप्त सम्राट तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे तथा अनेक विद्वानों के आश्रयदाता थे, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त काल में साहित्यिक उन्नति के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। और इस काल के प्रमुख साहित्यकार थे महाकवि कालिदास, जिनकी रचनाएं में हैं अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार। हरिशेन, जिनकी प्रमुख रचना प्रयाग प्रशस्ति। विशाखदत्त, प्रमुख रचना मुद्रा राक्षस, देवीचंद्र गुप्तम। विष्णु शर्मा, जिनकी प्रमुख रचना पंचतंत्र। बारामिहिर भास, शूद्रक, भरवी, दांडी आदि। सातवां है कलाओं के विकास का काल। गुप्त काल में चित्रकला, मूर्तिकला तथा स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। चित्रकला में अजंता, बागी की गुफाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय। मूर्तिकला में मथुरा, सारनाथ में मिली महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, जो पूर्णतः भारतीय शैली की हैं। वास्तुकला के अंतर्गत इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर वास्तुकला की सुंदर उदाहरण है। वैज्ञानिक प्रगति का काल। गुप्त काल में साहित्य व कला के विकास के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 7 दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। इस काल में गुप्त, ब्रह्मगुप्त तथा बारामिहिर प्रमुख नक्षत्र वैज्ञानिक थे। इस काल में औषधि विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा इस पर अनेक ग्रंथ भी लिखे गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।